इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है। ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान ने इजराइल में तो हमला किया ही है, साथ में मिडिल ईस्ट में यूएस के जितने भी अलग अलग एयर बेसेस हैं उन पर भी हमले की खबर आ रही है। कतर में अलउदीद एयर बेस है, यूएस का ही एयर बेस है, उस पर हमले की खबर आई है। इसके अलावा कुवैत में अल सलेम एयर बेस है, ये भी यूएस का एयर बेस है, इस पर भी हमला हुआ है। यूएई में अल दफरा और बहरीन में भी जो यूएस का एयर बेस है उस पर हमले की खबर आई है। ट्रंप चेतावनी भी दे रहे हैं कि वो ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। उन्होंने ये भी धमकी दी है कि ईरान की फ़ौज को तबाह कर देंगे, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी तबाह कर देंगे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? हम जब बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करते हैं तो इतनी अलग अलग देशों में ईरान जिन बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज़ कर कर हमले कर रहा है, ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स के लिए ही जाना जाता है, मानस। तो क्या अमेरिका के लिए चुनौती है इन बैलिस्टिक मिसाइल्स के होते हुए वो सत्ता परिवर्तन करा सकता है ईरान में? देखिए, जब से हमें उस पर सैंक्शंस लगाए हैं अमेरिका ने ईरान पे, उस समय से ही हम देखते हैं ना कि ईरान कोई बहुत ज़्यादा वो अपनी डिफेंस में स्पेंडिंग नहीं कर पाता है बाहर के देशों से। लाइक जैसे हम फ्रांस से ख़रीद लेते हैं, या कई देश हैं, फ्रांस से, आप यूरोप से आपने ख़रीद लिया। ईरान के साथ ये ऑप्शन नहीं है, तो उसने दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है पिछले 10 सालों में। एक है ड्रोन, एक है बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। अभी वो जो लेबनान में जो हिजबुल्लाह ग्रुप है, उसको भी मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान नहीं दी। हूती विद्रोही जो हैं यमन के, उनको भी ईरान ही मिसाइल टेक्नोलॉजी सप्लाई करता है। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ईरान, मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। अब बैलिस्टिक मिसाइलों की अगर बात करें, जिन मिसाइलों से ये हमला कर रहा है ईरान, बैलिस्टिक मिसाइलें काम कुछ इस तरह से करती हैं कि लॉन्च होने के बाद वो पहले एक धरती की जो सबसे ऊपरी सतह है, करीब करीब वो 7 से 8 हज़ार किलोमीटर तक ऊपर चली जाती हैं, कभी कभी ऐसा होता है। उसके बाद वो ग्रेविटी के फोर्स से नीचे आती हैं। इस वजह से उनको देखना, आप देखेंगे तो वो धुएं की तरह और वो गोले की तरह कभी कभी दिखती हैं। पिछली बार जब 2025 में जब ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष हुआ था, तो उसने सेजिल नाम की एक मिसाइल लॉन्च की थी। अभी भी बहुत ज़्यादा चांसेस इसके हैं कि सेजिल और खुर्रम शहर, ये जो सबसे ज़्यादा रेंज की मिसाइल है ईरान की, उसका इस्तेमाल किया ईरान ने। हालांकि ईरान के पास कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल हैं, गदर हैं, शहाब हैं, इस तरह की कई सारी मिसाइलें हैं। अलग अलग 300 किलोमीटर से रेंज से लेके 2000 किलोमीटर तक रेंज वो मार सकता है। अब रेंज को हम ऐसे समझते हैं कि जैसे अगर आप यहाँ से अपने घर जाती हैं तो रास्ते से होके हो सकता है कुछ 4 या 5 किलोमीटर हो, लेकिन अगर हवा से उसकी दूरी देखते हैं, एरियल डिस्टेंस, तो वो शायद बहुत कम हो जाएगी, शायद आधी हो जाती है। इसी तरह से मिसाइल भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं। तो 2000 किलोमीटर की जो रेंज होती है, बहुत एक बैलिस्टिक मिसाइल के लिए पूरा इजराइल इसकी रेंज में आता है। यही वजह है कि जो ईरान है वो इतनी सक्सेसफुल तरीके से इसको हिट कर पा रहा है। जो अमेरिका के जो नेवल एसेट्स हैं उस इलाके में, जो एयर बेसेस हैं कतर से लेके, जैसा आपने बताया, इन सारे बेसिस पे वो इन्हीं मिसाइल की वजह से मार पा रहा है। अब सेजिल की अगर बात करें, सेजिल को मतलब ईरान बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश भी करता है, हर देश करता है ऐसा अपने मिलिट्री एसेट्स को लेके, कि कुछ ज़्यादा बताया कुछ कम बताया, ताकि वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चलती है देशों में। करीब 18 से 20 मीटर लंबी ये मिसाइल होती है ज़्यादातर। मतलब इसका एक और वर्जन वो कहते हैं बना रहे हैं जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर है, हालांकि उसको अभी तक दिखाया नहीं है ईरान ने। और इसका अशूरा, साजिल, सेजिल, कई सारे इसके नाम हो सकते हैं। मीडियम रेंज की है ये, क्योंकि 2000 किलोमीटर, जैसे हम जानते हैं कि इंडिया के पास, हमारे पास अग्नि मिसाइल है, 5000 किलोमीटर उसकी रेंज है लगभग, तो वो हाई रेंज में आ जाती है। लेकिन हाँ, 2000 किलोमीटर एक मीडियम रेंज है, जैसा कि ईरान को ज़रूरत है, उसके ज़रूरत के हिसाब से, उसके जो इजराइल से जो उसकी तनातनी चलती रहती है। और अभी तो हम देख रहे हैं कि उसका बखूबी इस्तेमाल भी कर रहा है वो। इसकी जो पेलोड होती है मिसाइल की, पेलोड आप ऐसे समझिए कि मिसाइल का सबसे आगे का हिस्सा जो है उसमें होता है सीकर। सीकर आप एक, जैसे हमारी आंख होती है, कुछ भी कहीं भी जाना हो तो हम पहले आंखों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरह मिसाइल का सीकर होता है। जब आप टारगेट उसमें लॉक करती हैं तो सीकर की बदौलत वो उस टारगेट पे इतनी सटीक तरीके से पहुंच पाता है। उसके बाद जब पेलोड की बात आती है, पेलोड में है कि कितना बारूद उस मिसाइल में हो सकता है। 700 किलोग्राम का ये बता रहे हैं कि, मतलब ऐसा ईरान कहता हुआ करता है कि 700 किलोग्राम का पेलोड है। अब बारूद में किस तरीके का उन्होंने एक्सप्लोजिव इस्तेमाल करते हैं, वो टीएनटी करते हैं, क्या करते हैं, लिक्विड फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल है, ये सब जानकारी बाहर नहीं देता ईरान। लेकिन हाँ, 700 किलोग्राम पेलोड, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये किसी एयरबेस पे गिरे तो उसकी मरम्मत करने में, अगर एक रनवे पे वो गिरता है तो उसकी मरम्मत करने में कम से कम 10 दिन लग जाएंगे, क्योंकि वो इतना बड़ा गड्ढा, कम से कम वो 4 से 5 मीटर गहरा और कम से कम 20 मीटर की चौड़ाई में गड्ढा बना देगा, इतनी पावर होती है। इसके अलावा खुर्रम शहर, जो मैंने जो तस्वीरें देखी स्ट्राइक्स की अभी,
ईरानियन स्ट्राइक्स की, मुझे लगा कि खुर्रम शहर, उसकी भी रेंज 2000 किलोमीटर है उस मिसाइल की भी, और खुर्रम शहर बहुत चांस है कि वो मिसाइल हो सकती है। स्पीड की भी बात करें तो ईरान का दावा है कि ये 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा की इनकी स्पीड है, लगभग 10,500 मील पर आवर ईरान का जो डॉक्यूमेंट है ऑफिशियल, अगर हम उसको देखें तो। और वाशिंगटन और तमाम जगह के जो थिंक टैंक्स हैं अमेरिकन, वो भी एस्टिमेट अपना लगाते हैं कि शहाब जो है इसकी 800 वो बताते हैं, लेकिन 1000 किलोमीटर उसकी रेंज है। 100 या 200 किलोमीटर कम ही बताते हैं ईरान, और क्योंकि ये प्रॉक्सी वॉर में भी लगे पड़े हैं। आप देखेंगे कि हिजबुल्ला लेबनान में एक हथियारबंद गुट है, लेकिन हिजबुल्ला को ईरान का डायरेक्ट सपोर्ट है। उनके अपने कई सारे मायने हैं कि किस तरीके से वो उनकी आइडियोलॉजी वगैरह की भी उनकी बातें हैं। लेकिन इजराइल एक कॉमन एनिमी है इजराइल, जिसके विरोध में सब एक हो जाते हैं। अभी खबरें, अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई थी, सोशल मीडिया पे मैंने अभी देखा कि हूती विद्रोहियों ने भी रॉकेट्स दागने की कुछ धमकी, सी रूट्स को वो लोग जाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने भी कुछ रॉकेट्स दागे हैं। क्योंकि अमेरिका की जो नेवी है, हम देखिए अमेरिकन नेवी बहुत पावरफुल नेवी है पूरी दुनिया में देखें तो आप। जैसे ब्रिटिश ने, एक समय होता था कि अभी हमारे देश में आर्मी को ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हमारी जो भी बॉर्डर्स हैं या जहाँ भी संघर्ष होता है, हमारा पाकिस्तान चाइना, वो लैंड लॉक्ड इलाका है, वो ज़मीन का इलाका है, इसलिए हमारे यहाँ आर्मी को ज़्यादा शायद प्रेफरेंस मिलती है। लेकिन हाँ, उन देशों ने, अमेरिका ने खासकर जितनी भी जंगें लड़ी हैं वो अपनी धरती पर नहीं लड़ी हैं, अपने बॉर्डर पे वो जंग नहीं लड़ता, दूसरे देशों में जाके लड़ता है। इस लिहाज से नेवी बहुत अहम है अमेरिका के लिए। उसके दो सबसे बड़े और सबसे शानदार न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन, जैसा सही कहा आपने, अब्राहम लिंकन, ये दोनों उसी क्षेत्र में है। अब एग्जैक्ट उनकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ, ये किसी को नहीं पता होती है। अमेरिका की सेंटकॉम जो है, सेंट्रल कमांड, वहाँ से ये ऑपरेट होते हैं, और उस पे से उड़ने वाले फाइटर जेट्स और तमाम चीज़ें। तो अगर वहाँ पे हमला करना हो तब शायद ईरान ड्रोन का इस्तेमाल करे, लेकिन अभी जो उसके बेसेस हैं, जो फिक्स एसेट जिसको कहते हैं मिलिट्री की भाषा में, फिक्स एसेट पे हमला करने के लिए उसने बैलिस्टिक मिसाइल्स का उपयोग किया है। और 700 किलोग्राम का पेलोड, अगर हम 700 क्या, हम 500 भी अगर उस पर पेलोड डालते हैं, इस तरह की कोई मिसाइल जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और वो बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा डेडली हो जाती है एक तरीके से। और यहाँ दर्शकों को एक और बात क्लियर कर दें, मानस ने अभी यूएसएस जेराल्ड फोर्ड का जिक्र किया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत माना जाता है, जिसे अमेरिका ने मिडल ईस्ट में भेजा है। फिर यूएसएस अब्राहम लिंकन भी सेकंड लार्जेस्ट युद्धपोत है शायद। ये क्लासेस होते हैं, जैसे फोर्ड क्लास कैरियर, एक जैसे हमारे यहाँ भी की नीलगिरी, INS नीलगिरी बना हमारे यहाँ, तो नीलगिरी की बेसिस पे जितने भी आगे जहाज़ बनेंगे उनको नीलगिरी क्लास कहा जाएगा। कलवरी हमारे यहाँ बनी जैसे एक समय, तो कलवरी क्लास के उसको कहा जाएगा। इसी तरह से वहाँ फोर्ड क्लास के कैरियर, और वो न्यूक्लियर पावर से चलते हैं। हमारे यहाँ हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य, उसमें कोई शक नहीं, दोनों बहुत शानदार युद्धपोत हैं, लेकिन वो डीजल पावर्ड हैं। अमेरिका के जो युद्धपोत हैं उसमें एक खासियत है कि वो न्यूक्लियर पावर चलते हैं। उनमें एक डीजल इंजन की जगह एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी दिनों तक समंदर में रह सकते हैं, बहुत आराम से ऑपरेट करते हैं, बार बार उनको जाके रिफ्यूल करवाने और इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। कम से कम वो मतलब एक बार अगर निकले वो अपने बेस से, तो साल 2 साल ऐसे, मतलब अगर वो ज़रूरत ना हो तो ना भी लौटें, वो कहीं भी उनके इंजीनियर्स जाते हैं। और कम से कम 50 से 60 विमान, तो 50-60 विमान ईरान जैसे देश पे अगर वो डायरेक्ट हमला करते हैं, अभी भी कोई रिटेलिएशन की वापस से खबर नहीं आई है अभी तक। अब वहाँ एक्चुअल में इस समय क्या हो रहा है, वो वहाँ रहने वाले जो भी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं या जो भी हम पत्रकार हैं, और तमाम जो ओपन सोर्स वाले भी हैं लोग, वहाँ के लोकल लोग सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोस डाल रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ इस तरीके से हमले हुए हैं। लेकिन हाँ, ईरान ने जिस तरीके का अभी हमला किया है, इजराइल को बहुत नुकसान पहुँचाया उसने। पिछली बार सेजिल मिसाइल को आयरन डोम और डेविड स्लिंग, उनके दो जो सबसे शानदार एयर डिफेंस सिस्टम है, वो नहीं रोक पाए थे। अगर इस बार भी सेजिल मिसाइल का इस तरीके से, इस पैमाने पे उपयोग करता है ईरान, तो इजराइल के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, और निश्चित तौर पे अमेरिका के लिए भी, क्योंकि उसकी जो मिलिट्री माइट, एक अजेय वाली छवि है ना, पिछली 2025 में इजराइल की अजेय वाली छवि को धक्का लगा था, और ये अब अमेरिका की जो मिलिट्री माइट की बात होती है, अब उसको वो खतरे में है। वो उसका जो नाम होता है ना, अमेरिकन, मतलब बेस्ट इन द वर्ल्ड जैसा वो कहते हैं अपनी स्पीड मार्च में अमेरिकन आर्मी वाले, तो उस चीज़ को खतरा है। और ईरान अभी तक तो दिख रहा है कि ईरान ने बहुत ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिस तरीके के उसने मतलब हर बेस को लगभग मारा। कहीं कहीं इंटरसेप्ट की गई है मिसाइल, कहीं कहीं नहीं कर पाए हैं अमेरिकन और इजरायली सिस्टम, लेकिन जहाँ तक देख रहे हैं कि अधिकतर टारगेट्स को उसने हिट किया है। मानस, मेरा एक आखिरी सवाल होगा आपसे कि
ट्रंप सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम हमले करेंगे और फ़ौज को तबाह कर देंगे और हम ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। और ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, दोनों देश, वैसे तो कोई देश बताता नहीं है कि उसके पास कितना हथियारों का जखीरा है, कितने नंबर ऑफ़ बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लेकिन फिर भी दोनों देश, आप कितने दिन तक ये लड़ाई हो सकती है, कितने दिन तक टिक सकता है ईरान? क्योंकि पिछली बार 2025 में जब यूएस और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 12 दिन तक वॉर चली थी। तो कितने लंबे समय तक टिक सकता है ईरान? प्रेसिडेंट ट्रंप काफ़ी दिलचस्प बातें करते हैं, कभी कभी वो कभी कुछ भी दावा कर सकते हैं, तो वो प्रेसिडेंट हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक रिजीम चेंज की बात है, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए ईरान में 2 फोर्सेस हैं। एक ईरान की रेगुलर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, एक है IRGC, जिसे भी धमकी दे चुके हैं ट्रंप। वो कह रहे हैं कि IRGC घुटने टेक दे और आ जाए हमारे साथ, हम निष्पक्ष व्यवहार करेंगे, अगर नहीं आती है IRGC तो फिर मौत का सामना करना पड़ेगा, ऐसा ट्रंप ने कहा है। अब आप इसी से सोचिए कि ट्रंप वहाँ की रेगुलर आर्मी को क्यों नहीं संबोधित कर रहे, वो IRGC से ही क्यों बात करना चाहते हैं? क्योंकि IRGC वो फोर्स है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के लिए ही वफादार है। वो उनकी अपनी आर्मी है। वो देश, उसका जो प्लेज है, उसकी जो शपथ होती है, वो ईरान और इसको लेके नहीं होती है, वो सुप्रीम लीडर के प्रति वफादार होते हैं। और जब तक IRGC है तब तक अयातुल्ला को, ये सुप्रीम लीडर को तो मतलब बहुत मुश्किल है उन तक पहुंचना, क्योंकि वो जिस लेवल की, वो कई लेवल्स की सिक्योरिटी और कई लेवल्स का इंटेलिजेंस जिस तरीके से काम करता है IRGC का, और जिस तरीके से वो प्रॉक्सी वॉर चलाती है, खासकर हिजबुल्ला और हूती को आप देख लें, जिस तरीके से उसने हथियार उनको देती है, सपोर्ट करती है, तो IRGC का नेटवर्क, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत शानदार है। और रिजीम चेंज की जहाँ तक बात है, तो ये काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि एक देश का पूरा आप माइंडसेट बदलना चाह रहे हैं। रिजीम चेंज तब तक नहीं होगा जब तक आप पूरी लीडरशिप को वहाँ से वाइप आउट ना कर दें। और ये तो होता हुआ मुझे, मतलब आप हो सकता है उसको ज़्यादा नुकसान पहुँचाएं, क्योंकि अभी वो लड़ाई नहीं रह गई ना कि सिर्फ आपका, उन्हीं का आप नुकसान करेंगे, वो भी आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये एक तरफा लड़ाई नहीं है, जैसे लोग कह रहे हैं कि एक तरफा लड़ाई है। हाँ, अमेरिका के पास पावर ज़्यादा है, अमेरिका अपनी पूरी पावर, बहुत सारी चीज़ें हैं अमेरिका के पास, तमाम एसेट्स हैं। लेकिन एक चीज़ आप समझिए कि जिसके पास जितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जितने ज़्यादा एसेट्स होते हैं मिलिट्री में, उसके बाद खोने के लिए भी उतना ही ज़्यादा होता है। ईरान के पास उतने एसेट्स नहीं हैं, तो उसको खोने का भी डर कम है। उसकी एयरफोर्स वैसी नहीं है, तो उसको अपने जेट्स गिरने का उतना डर नहीं है। लेकिन अमेरिका के पास इतने जेट्स हैं, अगर दो F-35 भी गिर जाते हैं तो अमेरिका का करोड़ों डॉलर का नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी। और जिस रिजीम चेंज की बात की जा रही है, उसके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई इस समय कहाँ पर हैं, वो आगे के वीडियो में हम आपसे साझा करेंगे। और ये थे मानस जो जानकारी साझा कर रहे थे। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।